मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझ में कोई रुचि नहीं दिखाता था। 15 दिन बाद हम दूसरे शहर आ गए, पर वहाँ भी कुछ नहीं बदला। पति की जिद के कारण मैंने नौकरी कर ली। मैं सोचती कि मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। एक दिन मैं जल्दी ऑफिस से आ गई तो देखा मेरा पति दीवानों की तरह मेरी मकान मालकिन का पेटीकोट सूंघ रहा था। और फिर उसने जो किया। मेरा नाम अवंतिका है। मैं दिल्ली में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरा पति और मैं दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। हम किराए के मकान में रहते हैं। आज मेरे हस्बैंड की ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही थे। मैं सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी, लेकिन ऑफिस पहुंचकर मुझे पता चला कि आज हमारे बॉस का जन्मदिन है, जिसकी उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है और हम सभी ऑफिस के लोगों को उसमें इनवाइट किया है। इसीलिए उन्होंने हमें ऑफिस से जल्दी घर जाने को कह दिया, ताकि हम सब अच्छे से तैयार होकर उनकी पार्टी में शामिल हो सकें। मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। सोचा आज एक बड़े आदमी की पार्टी में शामिल होने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। मेरे कमरे की मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती थी, इसलिए उसका दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर चली गई। अंदर जाकर मुझे मेरे पति शिवम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने कमरों में भी जाकर देखा तो वह कहीं नहीं थे। मुझे लगा कि हो सकता है यहीं कहीं आसपास किसी काम से गए हुए हों, इसलिए मैं तैयार होने लगी। पार्टी के लिए मैंने बहुत ही अच्छी स्टाइलिश ड्रेस पहनी। सोचा कि शिवम को दिखाकर पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन जब मैं बाहर निकल कर आई तो शिवम अभी तक वापस नहीं आए हुए थे। अब मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लगी कि अब तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन आखिर शिवम कहाँ चले गए। मैंने तुरंत ही उन्हें कॉल लगाया तो देखा कि उनका फ़ोन तो वह घर पर ही छोड़ कर गए हुए थे। मैं सोचने लगी कि शिवम इतने लापरवाह तो नहीं हैं कि अगर वह कहीं बाहर जाएं तो अपना फ़ोन अपने साथ लेकर ना जाएं। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वह छत पर गए हों, इसलिए मैं तुरंत ही छत की तरफ निकल गई। छत पर पहुंचने के बाद भी मुझे कहीं भी शिवम नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं वापस नीचे लौटने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा कि छत पर किनारे से जो कबाड़ का सामान रखा हुआ है, उसके दूसरी तरफ शायद कोई बैठा हुआ है। इसलिए मैं जिज्ञासावश उधर देखने के लिए चली गई। पर वहां पहुंचकर मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वहां पर मेरे पति शिवम बैठे हुए थे, जो मेरी मकान मालकिन का पेटीकोट हाथ में पकड़े सूंघ रहे थे। ये देख मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। वो उस पेटीकोट को ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वो पेटीकोट नहीं, कोई बहुत खुशबूदार फूल हो और जिसकी खुशबू उन्हें दीवाना बना रही हो। उस वक्त वह मुझे किसी पागल के जैसे लग रहे थे। ये सब देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी और मैं शिवम से बिना कुछ कहे दबे पांव धीरे से नीचे उतरकर कमरे में आ गई। छत पर मैंने जो कुछ देखा था, वह नज़ारा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। मुझे बुरी तरह से बेचैनी हो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था। शिवम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे। मैं अभी इसी सोच विचार में टहल ही रही थी कि तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि वह मेरा नीचे इंतज़ार कर रही है। मैंने तुरंत ही सारे दरवाजे लॉक किए और नीचे उतरकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। बॉस की पार्टी में जाने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब मेरी सारी खुशी बेकार हो चुकी थी। मेरे दिमाग में शिवम की वही हरकत बार बार चल रही थी। वहाँ पार्टी में भी सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरा मन वहाँ लग ही नहीं रहा था। रात तक मैं जल्दी ही पार्टी से लौट कर आ गई। जब मैं घर लौट कर आई तो शिवम ने मुझे देखकर कहा कि अरे, तुम तो सुबह कोई दूसरे कपड़े पहन कर गई थी और अभी तुम दूसरे कपड़े पहने हुए हो। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नींद से जागी। मैं सोचने लगी कि अभी तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान के जैसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये छत पर वह सब क्या कर रहा था जिससे ये किसी पागल की तरह लग रहा था। मैंने कहा कि वो दरअसल आज मुझे पार्टी में जाना था, इसलिए मैं घर आकर ड्रेस चेंज करके तुरंत ही जल्दी से चली गई। शिवम ने कहा कि तुम घर आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने उसे बहाना बना दिया
कि हाँ, वो मुझे लगा कि तुम कहीं किसी काम से गए होगे, इसीलिए मैं जल्दी ही तैयार होकर चली गई थी। उसके बाद हम सोने के लिए लेट गए। दरअसल शिवम से मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते थे। मुझे आज भी याद है, जब 2 महीने पहले मेरे घर पर पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त उसका रिश्ता लेकर आए हुए थे। शिवम की तस्वीर देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हो गए थे। उन्हें लड़का पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। उन्हें क्या, मुझे भी शिवम पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। घर परिवार तो सब कुछ पापा को अच्छा ही लगा, इसीलिए जल्दी से उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हमारा रिश्ता पक्का कर दिया। उस वक्त भी शिवम यहीं दिल्ली में ही जॉब कर रहे थे और मेरे जॉब करने से भी शिवम और उसके घर वालों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये मेरे लिए सबसे ही ज़्यादा खुशी की वजह थी। शादी के बाद मैं बहुत ही खुशी-खुशी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। शादी की पहली रात जब शिवम कमरे में आए तो कहने लगे कि वो बहुत थक गए हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। मुझे भी उनकी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उस दिन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा पति इतना समझदार है, जो किसी भी चीज़ के लिए बुरी तरह से व्याकुल नहीं है। लेकिन उसके बाद से मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि शिवम मुझ में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, जैसा कि मैंने दूसरों के पतियों को दिखाते देखा था। हालाँकि ये बात मुझे अच्छे से पता थी कि जब शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, तो पतियों का इंटरेस्ट अपनी पत्नियों में कम हो जाता है। लेकिन हमारी तो अभी बिल्कुल नई-नई ही शादी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवम मुझ में कोई ख़ास रुचि नहीं दिखाते थे। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद शिवम थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन शिवम को तो मैं मेरे अलावा और लोगों से खूब हँसी मज़ाक करते देखती थी। यहाँ तक कि मेरे घर पर जो बर्तन धोने वाली आंटी आती थीं, उससे भी शिवम खूब हँसी मज़ाक करते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि शिवम मुझसे इतना कटे-कटे क्यों रहते हैं। धीरे-धीरे मैंने ही उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन हर बार शिवम कोई न कोई बहाना बना देते थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि हम अभी फैमिली के साथ में रह रहे हैं, तो इसी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। जब शादी के करीब 15 दिन के बाद मैं शिवम के साथ दिल्ली आने की तैयारी करने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर तो हम दोनों ही अकेले होंगे, इसलिए हमें अच्छे से प्राइवेसी भी मिल जाएगी और हो सकता है वहाँ शिवम मेरे साथ बिल्कुल उसी तरह से रहें जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ रहता है। जब मैं दिल्ली आई तो देखा कि शिवम ने काफ़ी अच्छा घर किराए पर ले रखा था। मेरी मकान मालकिन अपने पति और एक बेटी के साथ इस घर में रहती थी। उनके पति फौज में थे, इसलिए वह उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं रह पाते थे। उनकी अलग-अलग जगह पर पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन मकान मालकिन ने अपना एक स्थायी मकान यहाँ दिल्ली में ही बनवा लिया था, ताकि पति के रिटायरमेंट के बाद वह लोग यहीं पर आराम से रह सकें। मकान मालकिन की बेटी ने अभी-अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरी मकान मालकिन की बेटी 18 साल के आसपास होगी, लेकिन उन्होंने खुद को इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा था कि वह कहीं से भी देखने में 18 साल की लड़की की माँ नहीं लगती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। खैर, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि अब मैं और शिवम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन शिवम का स्वभाव अभी भी मेरे प्रति बिल्कुल वैसा ही था, जैसा कि मेरे ससुराल में था। मैं उनके जितना करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना ही दूर भागते। एक दिन जब मैंने अपने रिश्ते की एक अच्छी शुरुआत करने की ज़िद पकड़ ली, तो शिवम मुझसे कहने लगे कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने कहा भी, अब आपको और कितना वक्त चाहिए? तो उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लेट कर सो गए। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ना जाने ऐसी क्या बात है जो ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। खैर, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और सोचा कि अगर मैं धीरे-धीरे इनके करीब आऊँगी और इनका दिल जीतूँगी, तो ये खुद ब खुद मेरी तरफ खिंचे चले आएँगे। अभी मैं कुछ दिन अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी को अपना वक्त देना चाहती थी, लेकिन शिवम के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली
और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। आज जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा था, उसने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। अब मेरे मन में तरह-तरह के सवाल आने लगे थे कि आखिर ये सब क्या था और क्यों था? एक तो शिवम अभी तक मेरे करीब नहीं आए थे। ऊपर से मैंने जो कुछ देखा, उससे मुझे ये लगने लगा कि क्या इन दोनों ही अलग-अलग बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ? क्या मेरे मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सब सच हो? अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वहाँ भी मेरे दिमाग से ये सब जा ही नहीं रहा था। एक तो ये ऐसी बात थी जिसे मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। दिल में तो बार-बार ये ख़्याल आता था कि इसके बारे में अपनी किसी सहेली या फिर मम्मी-पापा से बात करके देखूं। लेकिन फिर यही लगता कि मैं जैसा भी कुछ सोच रही हूँ, अगर वैसा नहीं निकला तो इसमें मेरी पति की बेइज्जती होगी और फिर किसी के पेटीकोट को सूंघना ये बहुत ही अजीब-सी चीज़ है। अगर किसी और को इस सब के बारे में पता चल जाए, तो हो सकता है वह शिवम को दिमाग का मरीज़ समझ ले, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई भी मानसिक बीमारी है, क्योंकि सिवाय उसके एक हरकत के, उसने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, जिससे वह किसी तरह के पागलपन का मरीज़ लगे। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि इस सब के पीछे आखिर क्या वजह है, उसे मैं जानकर ही रहूँगी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब शिवम की हर छोटी-मोटी हरकत पर नज़र रखूँगी। 2-3 दिन के बाद ही मेरी बेस्ट फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी शादी है और मुझे उसकी शादी में ज़रूर आना है। इसलिए मैंने अपने ऑफ़िस से छुट्टी ले ली। सोचा कि फ्रेंड की शादी में भी चली जाऊँगी और इसी बहाने मम्मी-पापा से भी मिल लूँगी। मैंने जब शिवम को ये बात बताई, तो उसने भी मुझे खुशी-खुशी जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपनी सारी पैकिंग करके रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई, लेकिन स्टेशन पहुंचकर मेरी ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन का पता किया तो उन्होंने कहा कि अब बस एक ही ट्रेन और है, आज के दिन, वो भी रात को। मैंने सोचा कि रात तक यहाँ स्टेशन पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं घर चली जाऊँ। रात की ट्रेन के टाइम तक तो शिवम भी ऑफिस से वापस लौट आएंगे, तो उनसे भी मिल लूँगी और जो 1-2 चीज़ें घर से जुड़ी हुई उन्हें बताने को रह गई थी, वह भी मैं उन्हें अच्छे से समझा दूँगी। इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से टैक्सी करके घर की तरफ निकल गई। जब मैं सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम के गेट पर पहुँची, तो मुझे बाहर शिवम के जूते उतरे हुए दिखाई दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि शिवम ने तो मुझे नहीं बताया था कि वह आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाएंगे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई काम आ गया हो, इसलिए वह ऑफिस से जल्दी आ गए। मेरा हाथ जैसे ही दरवाजे को खटखटाने के लिए ऊपर उठा, तभी एकदम से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे पास तो दूसरी चाबी है। क्यों ना उसी से ताला खोलकर चुपचाप अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर शिवम इतनी जल्दी ऑफिस से आकर कर क्या रहे हैं। इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर चली गई। अपना सारा सामान एक तरफ धीरे से टिकाकर मैं यहाँ वहाँ शिवम को ढूंढने लगी, लेकिन शिवम मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। जब मैं बेडरूम के पास पहुंची, तो अंदर से शिवम के अलावा किसी और की आवाज़ आ रही थी। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो वह दूसरी आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत ही एक झटके से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और तुरंत ही अंदर पहुंच गई। अंदर मैंने जो कुछ देखा, उससे तो मैं दंग रह गई। मेरे अचानक अंदर पहुंचने से न सिर्फ मैं दंग रह गई, बल्कि शिवम और वह जो दूसरी औरत थी, वह भी बुरी तरह से घबरा गए। वह दूसरी औरत और कोई नहीं, बल्कि मेरी मकान मालकिन थी। मुझे वहां सामने खड़ा हुआ देखकर शिवम हक्का-बक्का रह गया, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उस वक्त वहां आ सकती हूँ। मुझे वहां देखकर अचानक ही दोनों बुरी तरह से सकपका गए। शिवम तुरंत ही मेरे पास उठकर आया और मुझसे कहने लगा, अरे अवंतिका, तुम यहाँ कैसे? तुम अचानक से? तुम तो अपने मायके चली गई थी ना? फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बुरी तरह से घबराया हुआ है।
मकान मालकिन का चेहरा भी डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। दोनों को देखकर लग रहा था कि जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, इसीलिए उनकी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी। मकान मालकिन भी बहुत ही मीठे अंदाज से बोलते हुए मुस्कुराकर मेरे करीब आई और बोली, वो दरअसल मुझे अपने फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और तुम तो जानती हो कि आजकल के फ़ोन हम लोगों की समझ में कहाँ आते हैं। मैंने जब शिवम को देखा तो सोचा कि लाओ उससे ही पूछ लेती हूँ, बस इसीलिए मैं उसके पास चली आई। ये कहकर मकान मालकिन वहाँ से तुरंत ही निकल ली। शिवम ने मुझे तुरंत ही बाहों से पकड़कर बेड पर आराम से बिठाया और कहने लगा, क्या हुआ अवंतिका, तुम अपनी फ्रेंड की शादी में क्यों नहीं गई? मैं अभी भी शिवम के चेहरे को ध्यान से देख रही थी और सोच रही थी कि इस आदमी से मेरी जब से शादी हुई है, इसने आज तक कभी भी मुझे हाथ तक नहीं लगाया और आज ये मुझे बाहों से पकड़कर इतने प्यार से बिठा रहा है। आखिर इस सबके पीछे क्या वही वजह है जो मैं सोच रही हूँ? शिवम ने मुझे एक बार फिर से झकझोरते हुए वही सवाल किया तो मैं अपने विचारों से बाहर आई। मैंने उससे कहा कि वो दरअसल मेरी ट्रेन छूट गई और अगली ट्रेन रात को थी। स्टेशन पर बैठकर इंतज़ार करने से अच्छा था कि मैं घर लौट आती, इसीलिए बस वापस चली आई। मेरा शक अब शिवम पर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ताकि उसे कहीं से भी ऐसा न लगे कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। वह कहने लगा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा कि मुझे लगा कि तुम तो ऑफिस में होगे, शाम को जब लौट कर आओगे तो तब मैं तुम्हें सामने से ही बताती। फिर वह ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोला, चलो अच्छा किया जो तुम वापस लौट आई, वहाँ तो बैठे बैठे तुम और भी ज़्यादा थक जाती। उसके बाद मैं लेट कर कुछ देर आराम करने लगी, लेकिन मैं देख रही थी कि शिवम बार बार मुझसे किसी न किसी बात को लेकर बात करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वह मेरी बहुत परवाह कर रहा है। कहते हैं जब इंसान किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो या उसका झूठ पकड़ा गया हो तो वह एक्स्ट्रा स्वीटनेस दिखा रहा होता है, और उस वक्त शिवम के व्यवहार से मुझे ठीक वही नज़र आ रहा था। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके बिना पर मैं उससे कुछ कह पाती, इसीलिए मैं उस वक्त चुप रही। अगले दिन मैं अपने मायके पहुंच चुकी थी। अपने मम्मी पापा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वह दोनों मुझसे पूछने लगे कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में शिवम के साथ खुश तो हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल तो किया कि जो भी सब चल रहा है मैं उन्हें बता दूँ, लेकिन फिर यही सोचा कि अभी मुझे किसी भी बात के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता है और फिर मैं ये सब बात करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि हाँ, मैं शिवम के साथ बहुत खुश हूँ। 3 दिन के बाद अपनी फ्रेंड की शादी को अटेंड करके मैं वापस दिल्ली आ गई। मेरे वापस आने के बाद अब शिवम का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि शादी के बाद से हमेशा रहा। उस दिन की जो स्वीटनेस थी वह अब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह अब एक बार फिर से मुझसे कटा कटा सा रहने लगा था और मकान मालकिन भी मुझे देखकर अजीब सी घबराई हुई सी रहती थी। अपने दिमाग में चल रहे सवालों से अब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि आखिर इस सब के पीछे जो भी सच्चाई है वह मुझे अब जल्द से जल्द जाननी ही है। इसलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने शिवम को फ़ोन करके कहा कि मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए मुंबई जा रही हूँ, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। उसके बाद मैं रूम पर गई और अपना छोटा सा बैग पैक करके वहाँ से बाहर निकल गई। मैंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा कि मकान मालकिन मुझे वहाँ से बाहर जाते हुए ज़रूर देखे। बाहर आकर मैं मेरे उस घर के पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि शाम के वक्त मकान मालकिन टहलने के लिए जाती है और बस मुझे तब का ही इंतज़ार करना था। जब मैंने मकान मालकिन को रोड से निकलते हुए देखा तो मैं तुरंत ही तेज कदमों से वापस घर पहुंच गई और डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। मैंने सबसे पहले अपनी सैंडल को छुपाया
और उस बैग को भी अलमारी में कपड़ों के पीछे दबा दिया। मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसा करने की कोशिश की जिससे शिवम जब रात में लौट कर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मैं अपना कुछ सामान लेकर यहाँ से जा चुकी हूँ। उसके बाद जैसे ही शिवम के लौटने का वक्त हुआ, मैं बेड के नीचे जाकर लेट गई। शिवम के घर लौटने के 2 घंटे बाद तक तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। वह आराम से अपना खाना-पीना खा रहा था। कभी टीवी देखता, तो कभी अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बातें करता। बेड के नीचे लेटे-लेटे मैं बुरी तरह से थकी जा रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैंने शिवम पर शक करके गलती कर दी। अगर उसे गलती से भी पता चल गया कि मैं यहाँ बेड के नीचे छुपी हुई हूँ, उस पर नज़र रख रही हूँ, तो वह ना जाने क्या करेगा। मैंने सोचा अभी रात तो हो ही चुकी है। कुछ ही देर में जब शिवम गहरी नींद में सो जाएगा, तो मैं धीरे से निकल कर बाहर चली जाऊंगी और आज रात अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जाकर रुक जाऊंगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवम ने कमरे की लाइटों को बंद कर दिया। मैंने भी चैन की सांस ली कि शुक्र है शिवम आज जल्दी लेटने जा रहा है। लेकिन तभी कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। मुझे लगा कि शायद उसने फ़ोन की लाइट जलाई है, लेकिन वह रोशनी थोड़ी अजीब सी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कर क्या रहा है। फिर थोड़ी देर में वह रोशनी थोड़ा-सा और बढ़ी। मैंने खतरा मोल लेते हुए बेड के नीचे से हल्का झाँक कर देखा, तो शिवम मोमबत्तियाँ जला रहा था। उसके बाद उसने रूम फ्रेशनर को बहुत अच्छे से छिड़का। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि शिवम आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी ज़मीन पर कई सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ नीचे गिरीं, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि शिवम ने बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ को भी बिखेरा है। थोड़ी ही देर के बाद बेल बजी और शिवम ने जाकर दरवाज़ा खोला। शिवम जल्दी से आकर बेड पर बैठ गया और जो भी दूसरा शख्स था वह अभी बेडरूम के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। मुझे उसके सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो दूसरा इंसान है वह कौन है। लेकिन उसके बाद मैंने जो कुछ देखा, मेरे होश ही उड़ गए। वह इंसान धीरे-धीरे चलकर बिल्कुल बेड के करीब आ गया और वहीं पर आकर खड़ा हो गया। वह एक औरत थी जिसने बड़ी ही खूबसूरत रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। सबसे पहले उस औरत ने अपनी साड़ी को उतारा और उतार कर उसे वहीं नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर मैं समझ चुकी थी कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी उस औरत ने अपना पेटीकोट उतारा, जो उसके पैरों से सरक कर नीचे आ गिरा और फिर बड़े ही आराम से वह औरत बेड के ऊपर चली गई। ये सब देखकर मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। जी तो चाह रहा था कि मैं अभी बाहर निकलूं और दोनों को बुरी तरह से पीट दूं। लेकिन मैं कुछ देर और इंतज़ार कर रही थी ताकि देख सकूं कि आगे क्या होता है। उसके बाद उन दोनों की कुछ खुसुर-पुसुर सी सुनाई दे रही थी, लेकिन साफ समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तभी फिर बेड की उस तरह की आवाज़ें आने लगीं, जब पति-पत्नी आपस में। अब इससे ज़्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं तुरंत ही बेड के नीचे से निकली और फिर सामने का नज़ारा मैंने देखा। उसे देखकर तो मेरे हाथ-पैर ही काँपने लगे। उस बिस्तर पर शिवम के साथ और कोई नहीं, बल्कि वह मकान मालकिन ही थी। मुझे सामने खड़ा देख उन दोनों के पैरों के नीचे की भी ज़मीन निकल गई। मकान मालकिन ने तुरंत ही बेड से उतरकर अपने सारे कपड़े पहने और बिना एक शब्द कहे वह भागकर चली गई। शिवम के पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने शिवम पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन तुम्हारी हकीकत ये है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे हमेशा कटे-कटे क्यों रहते थे। मैंने कहा कि तुम्हारी इस करतूत के बारे में जब तुम्हारे घरवालों को पता चलेगा, तब तुम्हें असली सबक मिलेगा कि मुझे धोखा देने का आखिर अंजाम क्या है। मेरी बात सुनकर शिवम मेरे आगे रोकर गिड़गिड़ाने लगा, मेरे हाथ पैर जोड़ने लगा। मुझसे बोला, अवंतिका मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें ये सब मेरे घरवालों को बताना चाहिए, तो तुम बता देना। मैंने कहा कि अब आगे सुनने को आखिर रखा ही क्या है। उसके बाद जब शिवम कुछ ज़्यादा ही रोने लगा, तो मैंने उसकी बात मान ली। उसके बाद शिवम ने मुझे जो कुछ बताया, मैं यही सोचने लगी
कि क्या ऐसा भी होता है? शिवम ने मुझसे कहा कि दरअसल उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। अपनी जवानी के शुरुआत के दिनों में तो उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, उसे इस बात का एहसास होने लगा कि उसे अपनी से बड़ी उम्र की औरतें पसंद आती हैं और उन्हीं की तरफ वह खुद को खिंचता हुआ महसूस करता है। लेकिन आखिर घरवालों को ये बात कैसे समझाता? मेरी नौकरी जब दिल्ली में लगी तो मैं इस मकान में रहने लगा और मुझे यहाँ की मकान मालकिन से प्यार हो गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं ही उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि वह भी मुझे पसंद करती है। न जाने ये सब कैसा है, लेकिन मुझे उनके प्रति जुनून सा होने लगा। उनके भी पति कई-कई महीनों तक बाहर रहते थे। इस वजह से वह भी अपनी भावनाओं को लेकर बहुत परेशान रहती थी और फिर हम दोनों के बीच कोई भी दीवार नहीं रही और हमने अपनी हदें पार कर दी। लेकिन इधर नौकरी के कुछ महीनों बाद ही मेरे घरवाले मुझ पर शादी को लेकर दबाव बनाने लगे, पर मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरी शादी की बात सुनकर मकान मालकिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि शादी के बाद तो हमारा रिश्ता इस तरह से नहीं चल पाता, पर घरवालों का दबाव मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। तो मकान मालकिन ने ही मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने घरवालों की बताई हुई लड़कियां देखना शुरू कर दो और तुम्हें जब कोई लड़की ऐसी लगे कि वह तुम्हारी बात मानेगी और शादी के बाद नौकरी करेगी, तो तुम उसी से ही शादी कर लेना और उसे यहीं पर लेकर आ जाना और उसे शादी के तुरंत बाद ही नौकरी करने के लिए कह देना। तो जब वह अपने काम पर चली जाया करेगी, तो हम दोनों को भी साथ में समय बिताने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। इसी वजह से मैं शादी के बाद तुम्हें यहाँ ले आया और तुम पर भी जल्द से जल्द जॉब करने का दबाव बनाने लगा था। शिवम मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी है, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं अपनी इस इच्छा को किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा है जो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है और मुझे अपने उस रिश्ते को चलाने के लिए ये सब करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद मुझे शिवम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर असली कसूरवार कौन है। कुछ ही महीनों बाद मैंने शिवम से तलाक ले लिया। मेरे घरवालों ने जब तलाक की वजह पूछी तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरे और शिवम के ख़यालात नहीं मिलते हैं, जिस वजह से हम आगे की ज़िंदगी एक साथ नहीं गुजार सकते। मैंने शिवम की सच्चाई किसी को नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि जो काम शिवम ने मेरे साथ किया मैं भी वही करूं। किसी इंसान की ज़िंदगी खराब करना बहुत बड़ा पाप है। तलाक के बाद मैंने शिवम को यही सलाह दी कि मेरी तरह अब और किसी की ज़िंदगी खराब मत करना। अगर तुम्हें अपने से बड़ी उम्र की औरतें ही पसंद हैं, तो फिर जिससे भी प्यार हो, उससे डंके की चोट पर पूरे समाज के सामने शादी करना, वरना इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम ज़िंदगी भर कुंवारे ही रहो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।